स्टाइन्स गेट द लेजेंडरी मास्टरपीस कहने को तो एक साइंस फिक्शन जॉनर का एनीमे है, बट इस एनीमे के अंदर साइंस फिक्शन थियरीज के अलावा बहुत कुछ मौजूद है। ये एक ऐसा साइंस फिक्शन एनीमे है जो साइंस फिक्शन एलिमेंट से ज़्यादा अपनी स्टोरी टेलिंग और लाजवाब टॉपिक एक्सप्लेनेशन की वजह से मशहूर है। एक लिमिटलेस स्टोरी, ढेर सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट, कमाल की स्टोरी एग्जीक्यूशन, सिंपल और ब्यूटीफुल एनिमेशन, ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम स्टाइन्स गेट को बिना किसी शक के एक लेजेंडरी मास्टरपीस बोल सकते हैं। ये एक ऐसा एनीमे है जिसे सब लोगों ने देखा या सुना जरूर होगा, और जिन लोगों ने इसे देखा नहीं उन लोगों ने असलियत में रियल वर्ल्ड ऑफ एनीमे में कदम ही नहीं रखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ स्टाइन्स गेट रिव्यू और इस एनीमे सीरीज से जुड़ी मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विद सम जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एनीमे सीरीज। तो अगर सीरीज की बात करें तो स्टाइन्स गेट के अलावा स्टाइन्स गेट जीरो भी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टाइन्स गेट के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दे दूंगा स्टाइन्स गेट जीरो के बारे में। तो समझ लीजिए कि स्टाइन्स गेट जीरो स्टाइन्स गेट की पैरेलल स्टोरी है। दोनों सीरीज सेम स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, बट एट द मिडल ये दोनों स्टोरी फिर अपनी यूनिक स्टोरी की तरफ बढ़ जाती है। अगर ऑफिशियली देखें तो स्टाइन्स गेट के और स्टाइन्स गेट जीरो के कुल मिला के 4 एंडिंग हैं, तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं स्टाइन्स गेट जीरो को दूसरी वीडियो में कंक्लूड करूंगा। तो आते हैं मेन मुद्दे पे और बात करते हैं स्टाइन्स गेट के बारे में। स्टाइन्स गेट वैसे तो प्राइमरीली एक साइंस फिक्शन एनीमे है, लेकिन इस एनीमे में बहुत सारे कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ, डार्क ह्यूमर और थ्रिलिंग एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। ये कोई ऐसा एनीमे नहीं जो सिर्फ टाइम ट्रैवल पर बेस है, रादर ये आपको लेवल 0 से टाइम ट्रैवल के बारे में समझाता भी है। हाँ, इसी वजह से आपको एनीमे को थोड़ा दिमाग लेके बैठना होगा। अगर आप इस एनीमे को बिना कॉन्सेंट्रेशन के देखेंगे तो आप इस एनीमे का संपूर्ण आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो यार, अगर इस एनीमे की जॉनर की बात करें तो स्टाइन्स गेट एक मिस्ट्री थ्रिलर, साइंस फिक्शन एंड स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है। इस मास्टरपीस को प्रोड्यूस किया था व्हाइट फॉक्स स्टूडियो ने। इस एनीमे के टोटल 24 एपिसोड्स हैं प्लस 1 ओवा ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन। 1 से लेकर 24 एपिसोड्स और 23 का एक ओवीए वर्जन जिसका नाम है 23 बीटा। इस एनीमे के क्रिएटर का नाम है चियुमारू शिकुरा और इस एनीमे की स्टोरी लिखी गई है जुकी हानादा ने। ये एनीमे एक विजुअल नॉवेल है जिसे हम सिमुलेशन गेम भी बोल सकते हैं। इस गेम की पॉपुलैरिटी की वजह से इस एनीमे की शुरुआत हुई थी और ये एनीमे ऑलमोस्ट 2011 के पास ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो 2020 में ये ऑलमोस्ट 9 ईयर्स पुराना हो चुका है। लेकिन इस एनीमे ने एक ऐसा लेवल क्रिएट किया है जिसे और दूसरे एनीमे इन 8 या 9 साल में भी क्रॉस नहीं कर पाए। नजर डालते हैं इस एनीमे के प्लॉट पर। तो इस एनीमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है 2010 के आसपास अराउंड द टाउन ऑफ आकिहाबारा, टोक्यो। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है रिंतारू ओकाबे, जो खुद को एक मैड साइंटिस्ट बोलता है। और रिंतारू अपना रियल नेम किसी को नहीं बताता, अपना फेक नाम बताता है जो है ह्योजिन क्योमा। सो रिंतारू अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स मायूरी शीना और इतारू हाशिदा के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है फ्यूचर गैजेट लेबोरेटरी। रिंतारो उसके दोस्त मिलकर कुछ यूजलेस और निकम्मी इन्वेंशंस बनाती हैं। उन्हीं में से एक इन्वेंशन होती है मोबाइल कंट्रोल माइक्रोवेव। रिंतारो समझता है कि वो सबसे बड़ा अमेजिंग साइंटिस्ट है और उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई इस वर्ल्ड में है ही नहीं। लेकिन जब रिंतारो एक टाइम ट्रेवल एग्जीबिशन में जाता है तो कुछ इवेंट्स की वजह से वहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हो जाता है। रिंतारो घबरा कर अपने मोबाइल से दारू को फ़ोन करता है हाशिदा को, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा होता ही नहीं है कि वो इन्वेंशंस जो उन लोगों ने बनाई है रियलिटी में वो एक टाइम ट्रेवल पोर्टल है। मैसेज भेजने की वजह से अर्थ पर रहने वाले सभी लोग पास्ट में चले जाते हैं। तब रिंतारू को पता चलता है कि ये कोई मामूली इन्वेंशन नहीं है बल्कि एक टाइम मशीन है। रिंतारू को बहुत सालों से लगता है कि कोई ईविल ऑर्गेनाइजेशन उसका पीछा कर रही है। टाइम मशीन की सच्चाई जानने के बाद रिंतारू को पता चलता है कि एक मजाक जो कि वो बचपन से करता आ रहा है आखिर में वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो ईविल ऑर्गेनाइजेशन रियल में एग्जिस्ट करती है और ये ईविल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि वो पूरी दुनिया में वॉर जैसे हालात लाए और इन वॉर जैसे हालात का फायदा उठाकर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा ले। तो आगे की स्टोरी में रिंतारू बिना किसी को बताए इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और इस ईविल ऑर्गेनाइजेशन को मात देने में लग जाता है। इस ईविल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SERN CERN, जो कि रियल लाइफ CERN CERN से इंस्पायर्ड है। रियल लाइफ में CERN एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्पेशली रिलेटेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वेव्स एंड अदर फिजिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करती है। एनिमे में CERN को एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया है जो कि रिंतारू से उसका टाइम मशीन छीनकर वर्ल्ड पर अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस साइंस एग्जीबिशन में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से रिंतारू इतना घबरा गया। तो उसके लिए आपको एनिमे देखना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात बताता चलूँ कि रिंतारू एग्जीबिशन में कुरिसु माकिसे से मिलता है। मिलता तो नहीं, बट कुछ इंसिडेंट की वजह से उन दोनों की मुलाकात हो ही जाती है और आगे रिंतारू
कुरिसु और फ्यूचर गैजेट लाइब्रेरी के मेंबर्स और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इविल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन सन से लड़ते लड़ते और भी बहुत कुछ होता है रिंतारू और फ्यूचर गैजेट मेंबर्स के लाइफ में। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे कैरेक्टर्स के बीच में एक अच्छी खासी लिंक जुड़ जाती है, तो इस एनिमे की प्लॉट लाइन का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब बात करते हैं स्टोरी एग्जीक्यूशन और इन्वायरमेंट डेवलपिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस एनिमे को देखने के लिए आपको थोड़ा दिमाग रख के देखना होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जी नहीं, आपको बस थोड़ा फोकस लगा के देखना होगा, क्योंकि इस एनिमे की खास बात है इसमें एनिमेटेड कैरेक्टर्स के बीच में लिंक। शुरुआत के 3 या 4 एपिसोड शायद आपको बोरिंग लगे, क्योंकि शुरुआत के 3 या 4 एपिसोड में आपको इस एनिमे की पेस पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक बार इसकी पेस पकड़ लेंगे तब आप इस स्टोरी में इतना मगन हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टोरी कब खत्म हो गई। फर्स्ट हाफ में ह्यूमर, साइंस फिक्शन थियरी और चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में चीज़ें एकदम बदल जाती है। ह्यूमर की जगह ले लेता है सीरियसनेस एंड थ्रिलिंग एलिमेंट्स, स्लाइस ऑफ लाइफ और हर सिचुएशन में हिम्मत करके डटे रहना, ये सब सेकेंड हाफ में कूट कूट के भरा है। इस एनिमे की एक और अच्छी बात है इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट। रिंतारू जो कि पहले एक बड़बोला और अपने आप को सबसे बड़ा मानने वाला, जब इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है एक सीरियस और सिचुएशन को समझने वाले रिंतारू में, तब आपको एकदम मजा आता है और फिर आप बोलते हैं यार क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई ऐसा एनिमे नहीं जो सिर्फ अपने मेन कैरेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। इस एनिमे के साइड कैरेक्टर्स को भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिल चुका है। ये एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है कि सभी कैरेक्टर्स, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो या फिर साइड कैरेक्टर, सभी का कहीं ना कहीं योगदान जरूर होता है स्टोरी में। ये एनिमे सभी कैरेक्टर्स को साथ में लेकर चलता है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी में कोई भी लूप होल क्रिएट नहीं होता। स्टोरी की फ्लो आपको बिल्कुल नेचुरल लगेगी। स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आपको इसका अंदाजा होगा, बट आप इस स्टोरी में इतना मगन हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एनिमे इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। सो इन शॉर्ट, ये एनिमे की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डेवलपमेंट वन ऑफ द रीजन है इस एनिमे को मास्टरपीस बनाने में। अब बात करते हैं इसकी एनिमेशंस के बारे में। तो इस एनिमे के एनिमेशन स्टाइल एकदम सिंपल है, 2011 के हिसाब से एकदम ठीक ठाक एनिमेशन है। अगर दूसरे पॉपुलर एनिमेज को देखा जाए तो जैसे एनिमेज लाइक डेथ नोट, हंटर हंटर, डीमन स्लेयर और भी पॉपुलर एनिमेज, इन सब में कमाल के एनिमेशन है। बट एनिमेशन के मामले में स्टाइन्स गेट इन एनिमे जैसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी स्टोरी सिंपल और सरल एनिमेशन से ही कन्वे कर देता है, और ऊपर से इसकी स्टोरी और एनिमेशन स्टाइल एक दूसरे को अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए कोई हाई लेवल एनिमेशन की जरूरत इस एनिमे में पड़ती ही नहीं है। अब बात करते हैं इस एनिमे की म्यूजिक के बारे में। तो इस एनिमे की OST यानी ओरिजिनल साउंड ट्रैक एवरेज है। इस एनिमे में OST उतना स्ट्राइकिंग एम्फेसिस नहीं डाल पाती। मेरे हिसाब से अगर ये एनिमे की OST थोड़ी सी एवरेज लेवल से ऊपर होता तो ये एनिमे और भी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता था, लेकिन इसकी OST को कंपेंसेट कर देती है स्टाइन्स गेट की ओपनिंग। तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्टाइन्स गेट की ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त है, और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्टाइन्स गेट की पॉपुलैरिटी का वन ऑफ द मेन रीज़न था इसकी ओपनिंग सॉन्ग। इस ओपनिंग का नाम है हैकिंग टू द गेट। मैंने ये एनिमे बहुत पहले देखा है तो शायद से मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस एनिमे में सिर्फ एक ही ओपनिंग सॉन्ग है, और इस एनिमे की एंडिंग सॉन्ग भी बड़े मस्त हैं। तो नेक्स्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरे कुछ ओपिनियन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस एनिमे। तो इस पार्ट में एक स्पॉइलर होने वाला है, तो जिसे स्पॉइलर नहीं चाहिए वो वीडियो को यहीं एंड कर सकता है, और जिसे स्पॉइलर से एलर्जी नहीं है तो आगे वाला पार्ट देखो भाई, तुम्हारी मर्जी। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन में ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एवर क्रिएटेड है। इसकी स्टोरी एग्जीक्यूशन और मेन टॉपिक को समझाना वाइल डेवलपिंग एंड एडवांसिंग द स्टोरी एज अ होल इज रियली नेक्स्ट लेवल। मेरा फेवरेट मूवमेंट है जब रिंतारू मायूरी को मरने से बचाता है। आई मीन ही रियली ट्राइज हिज लेवल बेस्ट। बहुत सारे नाकामियों के बावजूद वो हार नहीं मानता और आखिरकार वो मायूरी को मरने से बचा ही लेता है। एंड वाइल डूइंग दिस द कॉन्स्टेंट जंपिंग बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर इज रियली अमेजिंग। और मेरा एक और पर्सनल फेवरेट स्टोरी प्लॉट है कुरिसु का, जब वो एक हॉट हेडेड, चिड़चिड़ी और बॉसी गर्ल से ट्रांसफॉर्म होती है लविंग, कैरिंग एंड अ गर्ल हु एनालाइजेस द सिचुएशन बिफोर टेकिंग एनी एक्शंस, तब बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस आता है। इस एनिमे को देखने के एक नहीं हजारों रीजंस हैं, जैसे इसका प्लॉट एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्लेक्स येट इजी टू अंडरस्टैंड स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू आउट द एनिमे, ओपनिंग सॉन्ग, इसके कैरेक्टर, इसकी सिंपल एनिमेशन और वगैरह वगैरह। तो अब बात करते हैं कि इस एनिमे को एक बिगिनर को देखना चाहिए या नहीं। तो मैंने जैसे इस वीडियो में पहले भी बोला है कि इस एनिमे को देखने के लिए थोड़ी कंसंट्रेशन लेवल होनी चाहिए। जब भी कोई बिगिनर एनिमे को देखने की शुरुआत करता है तो इतना सीरियस नहीं हो। तो अगर आप बिगिनर हो और अगर आपको इस एनिमे को देखना ही है तो मैं आपको मना तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ओपिनियन में पहले आपको 5 या 10 कुछ ऐसे एनिमेज देख लेने चाहिए, जैसे डेथ नोट,
माय हीरो एकेडेमिया, नारुतो और डीमन स्लेयर, तब इन 5 या 10 एनिमेस को देखने के बाद आपका एक अलग ही माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा। और इस माइंडसेट क्रिएट होने के बाद अगर आप ये एनिमे को देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि यार क्या गजब का एनिमे है, और आप खुद ही एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये एनिमे एक लेजेंडरी मास्टरपीस है। तो गाइस, ये थी रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको नेक्स्ट रिव्यू कौन से एनिमे या फिर एनिमे मूवीज़ पर चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियोस में। बट अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।